सोलर एनर्जी को लो पावर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें ताकि वो मोबाइल, बाइक, कार और टीवी और इसके साथ साथ प्लेन, एरोप्लेन, सी प्लेन, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, सी प्लेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्जिकल स्ट्राइक, सब में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करा जाए। सोलर एनर्जी दिन में स्टोर हो जाए और रात में काम आए। ये बजट आम जनता के हक में आया है, आपके हिसाब से क्या कुछ आप इस चीज़ को तो कैसे देखते हैं? देखिए, अब तक जितने बजट बने उनकी जो योजनाएं थी वो शहर से गांव की ओर चली, लेकिन इस बजट में जो योजना है गांव से शहर की ओर आ रही है। इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का पूरा प्रयास किया है। एक राष्ट्रीय कृषि नीति ले आए, एक राष्ट्रीय उद्योग नीति ले आए, तो हमें ये फायदा होगा। वन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वन नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिस तरह से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी में हमें सफलता मिली, इस तरीके से हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाकर कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करके और भारत में जो बढ़ते दाम हैं इनको कुछ कम रोक सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, कल जब देश में बजट पेश हुआ तो बहुत सारे लोगों की बहुत उम्मीद थी, उसको लेके आज हम समझेंगे सर से जो कि हमारे साथ हैं और ये बताएंगे हमें कि बजट पेश क्यों होता है, किसके लिए होता है और इस बार जो बजट पेश मायने रखता है लोगों की, जनता के लिए या फिर नहीं रखता, इन सबको लेके चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये फिलहाल हमारे साथ प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं, अलमदार अब्बास इनका नाम है, और ये हमें बजट को लेके बजट का ABCD बताएंगे और शुरू से अंत तक समझाएंगे। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री ने जो हैट्रिक करी है इसकी हार्दिक बधाई देता हूँ। और सीतारमन जी ने जो 7वां बजट रिकॉर्ड तोड़ पेश किया है इसकी उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। हर साल बजट आता है और मध्यावधि बजट, इंटरिम बजट 6 महीने का आता है, इसके बाद फिर बजट आता है। मगर ये जो बजट जो है ये विशेष बजट है। विशेष बजट ये है कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए सब कुछ और सभी के लिए कुछ ना कुछ करने का पूरा प्रयास किया है। इस बजट के अंदर जो 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में पेश किया, इसमें सबके लिए सब कुछ है और सभी के लिए कुछ ना कुछ है। और लेकिन हम चाहते हैं कि इस बजट में जो बजट का जो एक्सपेंडिचर खर्चा कितना था, 48.21 लाख करोड़। जैसा कि मैं ये देख पा रही हूँ कि सर के पास यहाँ पे सारा कुछ है। भारत का रेवेन्यू, आमदनी कितनी है? कुल 37.02 लाख करोड़, यानी 10 लाख करोड़ से ज़्यादा के घाटे का ये बजट है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने विज्ञान भवन में जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के ऊपर लेक्चर दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के साथ प्रोडक्शन बढ़ाकर, प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर, उत्पादकता बढ़ाकर जो लागत मूल्य इसको कम करेंगे। तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि जो आपने सपना दिखाया था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का, वो यूट्यूब पर भी है, इनका बहुत लंबा लेक्चर है और सभी लोगों ने स्वागत किया। तो मैं चाहूँगा इस बजट में जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है इसमें आप अपनी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लागू कर दें। एक सवाल मेरा है बेसिकली कि जैसे हम इस बजट को लेके बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है कि इस बार बजट में 3 चीज़ें खास करके हुई है। सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स के लिए आया है, 1 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए 1 साल के लिए इंटर्नशिप करवाई जाएगी, उसको लेके आया है।
सेकंड आया है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को जो पैकेज मिले उसके ऊपर बात हो रही है, और तीसरी बात जो हो रही है वो ये हो रही है कि कई सारे महीनों में कई सारे वस्तुओं का जो है टैक्स कम हुआ है, टैक्सेशन स्लैब में भी उस तरह से बढ़ोतरी हुई है। क्या कहेंगे इसको लेके, एक एक करके पहले मतलब ये बताइए कि स्टूडेंट्स को लेके जो हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, प्रधानमंत्री जब 2014 में गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रहकर दिल्ली आए और उन्होंने आते ही सबसे पहले कहा कि मैं स्कूल के छात्रों से मिलूंगा, और 15 अगस्त को वो स्कूल के छात्रों से मिले भी। मोदी एक बात है, मोदी जो सोचता है वो कहता है, जो कहता है वो करके भी दिखा देता है। ये उनकी विशेषता है जो और किसी नेता में, किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखी गई। और मोदी जी ने स्टूडेंट के लिए जो इंटर्नशिप रखी है उसका उनका ये मानना है कि स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, यूनिवर्सिटी लेवल हो, उसमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दी जाए। लोग जो खास करके विशेष करके विपक्ष है वो बार बार ये कह रही है कि जिस तरह से अग्निवीर योजना लाई गई थी उसी तरह से रोजगार में भी अग्निवीर घुसाने की कोशिश है। बच्चों को 1 साल इंटर्नशिप, ये कहीं से तुक नहीं बन रहा है, कहीं करवाई नहीं जाती, बट सरकार फिर भी करवा रही, वो भी 1 करोड़ बच्चों का, 1 करोड़ युवा का। उसके बाद क्या गारंटी है कि स्किल्स मतलब 1 साल इंटर्नशिप करने के बाद उन्हें रोजगार मिल जाएगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके साथ झोल मोल है। ऐसी बात नहीं है, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी की डिमांड थी, और 2014 में भाई चिदम्बरम साहब इसको लागू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन इंटरिम बजट में, लेखानुदान का जो बजट था उसमें एक राजनीतिक का इतना बड़ा मुद्दा लिया। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी में सब्सिडी को वो इतना बड़ा उन्होंने मुद्दा लिया राजनीति का। उन्होंने अपना यूपीए का मैनिफेस्टो जिसमें गाड़ियों को छूट देने की बात थी वो उन्होंने इंटरिम बजट में लागू किया। तो इस वक्त ये बजट जो होता है ये राजनीति का बजट नहीं होता। ये जो बजट आया इसमें खास करके ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस बात को कहा है ट्विटर पे, बतौर अच्छा खासा लंबा चौड़ा लिखा है कि भाई जब लोकसभा का इलेक्शन था, मोदी जी हमारे यहाँ पे आए थे, अमित शाह आए थे, उन्होंने कहा था कि हम ओडिशा के लिए बहुत सारा काम करेंगे, और जब बजट की बारी आई तो हमें कुछ भी नहीं मिला। ओडिशा बहुत पिछड़े राज्य में आती है, और खास करके वहाँ वित्त प्राकृतिक आपदा आती रहती है, बट उनके लिए कुछ नहीं किया गया। खास करके बिहार के लिए क्या 59,500 करोड़ पास किए गए, उसको लेके क्या कहेंगे? आपको लगता है ये सही हुआ, एक राज्य को इतना सारा पैसा दिया गया? देखिए, प्रधानमंत्री के पास एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड जिनकी वो लोकसभा से सहमति लेके खर्च करते हैं, एक उनके पास है यूनियन कंटीजेंसी, वो राष्ट्रपति के पास होता है, प्रधानमंत्री जब चाहे पैसा निकाल लें और वो लगा दें। जिन राज्यों को नहीं मिला स्पेशल पैकेज उनको यूनियन कंटीजेंसी से उनकी भरपाई करने का हर संभव प्रयास करेंगे प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री तो खुद ही कहा है कि मेरा तो लक्ष्य यही है कि पूर्ण जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ गुजरात से लेकर नागालैंड तक हर क्षेत्र और हर वर्ग का विकास हो। और हम इस बात की प्रधानमंत्री को से क्या अपील करेंगे कि वो शिक्षा के माध्यम से जो उन्होंने प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान बनाया था वो बाकायदा स्कूल लेवल पर लागू करें, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी पर लेवल लागू करें। इसके साथ साथ जो विकसित भारत है, विकसित भारत को भी स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल पर लागू करें। इसमें बाकायदा एमफिल और पीएचडी होना चाहिए। जैसे कि आपने इससे पहले भी कहा सर, लेकिन फिर से वही सवाल है कि बात 1 या 2 राज्य की नहीं हो रही है, बात पूरे देश की हो रही है। और बजट यानी कि पूरे आम जनता का पैसा, तो आम जनता के लिए क्या कुछ खास किया गया इस बजट में? इस बजट में प्रधानमंत्री ने हर क्षेत्र और हर वर्ग के विकास के साथ साथ जो योजनाएं हैं, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, इसमें एक बात है, हमारे देश के अंदर देखिए प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट है। और अगर आप मैं सच बात बताऊं ये कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देश का जो एक्सपेंडिचर है वो 48.21 लाख करोड़ का है,
लेकिन रेवेन्यू जो है वो कुल 37.02 लाख करोड़ का है। केंद्र ये आपके समझ नहीं है, इसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से बढ़ते चल रहा है। ठीक है, आपकी बात सही है। हर वक्त जवाहरलाल नेहरू जी को लाने से अच्छा है कि हम अभी करंट के मुद्दों पे बात करें, और हम फिलहाल करंट के बजट के ऊपर बात कर रहे हैं। करंट के बजट पे बात ये कर रहे हैं कि क्या ये बजट आम जनता के हक में आया है? आपके हिसाब से क्या कुछ, आप इस चीज़ को तो कैसे देखते हैं? देखिए, अब तक जितने बजट बने उनकी जो योजनाएं थी वो शहर से गांव की ओर चली, लेकिन इस बजट में जो योजना है गांव से शहर की ओर आ रही है। कैसे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि मेरी सरकार जो गरीबी रेखा के अंतिम पंक्ति में है उन तक मूलभूत सुविधाएं लेके जाएगी। और उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में 3 लाख जो है करोड़ जो है घरों को आवास, प्रधानमंत्री, ये बड़ी बड़ी नाम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें उन्होंने अपने ऑफिस में जाते ही पहले ये काम किया। दूसरे किसानों के लिए जो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री किसान निधि से पैसा पहुंचेगा, पहुंच गया। इसमें दुनिया की पहली शक्ति बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ सभी प्रदेश सरकारों को, केंद्र शासित राज्यों की सरकारों को, जहां लेजिस्लेचर विधानसभा है नहीं है, सबको एकजुट होकर भारत का विकास करना चाहिए। और जहां विपक्ष की बात आई, हमारी संसद के अंदर विपक्ष का मतलब वो नहीं है जो डिक्शनरी में होता है, और बाहर मुल्कों में हमारी संसद में विपक्ष का ये भारत का संविधान है, इसमें लिखा है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू प्रोमोट अमंग देम ऑल, बराबरी के साथ साथ समानता हर एक के लिए। जब बराबरी के साथ समानता सबके लिए है तो भारत की संसद को ये चाहिए कि पक्ष और विपक्ष हमारे देश के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, इसके लिए एकजुट होकर एक सामूहिक लड़ाई लड़ना चाहिए। इसी के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जैसे हमारे आसपास कुछ दर्शक आ चुके हैं, मैं उनसे बस छोटा सा सवाल करूंगी कि अभी जैसे बजट आया, जैसे आपने कहा कि भ्रष्टाचारी के लिए, महंगाई के लिए विपक्ष को इसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, तो क्या इस बजट में आम जन के लिए क्या आया है? उनसे एक मिनट के लिए पूछते हैं, उसके बाद मैं आपसे फिर से बात करता हूँ। बस 1 मिनट के लिए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या लगता है कि इस बार बजट में आम आदमी के लिए कुछ आया? बस 2 लाइन में कुछ बताना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगा, जो बजट आया है सिर्फ 2 राज्यों का आया है, बाकी बजट तो कुछ नहीं है। कहीं तो मिठाई इतना दे दिया है आप खूब खाओ, कहीं इतना नहीं दिया है, मानो तुम्हें खाने नौबती नहीं आई है। तो राज्य अगर सब हैं, आपके सब बराबर हैं, तो सबको मतलब देना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 2 राज्यों पर दे दो और बाकी जो आम जनताएं मरती रहे, ऐसा नहीं चलेगा। बेसिकली राजनीति की रोटी सेकी गई है, और लोगों से बात करेंगे। सर, कुछ कहेंगे अभी जो बजट आया है उसको लेके, मतलब क्या लगता है आम जन के लिए कुछ आया है? अभी हम लोग के हिसाब से जैसे एसटीडी टैक्स और लॉन्ग टर्म में इसमें जो 10% 12.5% उसमें कर दिया शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में 15-20% कर दिया गया। तो ये हम लोग जैसे स्टॉक मार्केट में है, तो इस हिसाब से हम लोग साथ थोड़ा ये चीज़ नहीं, हम लोग पक्ष में नहीं चीज़ें। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट्स युवा के लिए किया गया 1 साल का इंटर्नशिप, इसको लेके क्या कहेंगे आप? अब इसके लिए तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ठीक होनी चाहिए वैसे, लेकिन जैसे हम अपने स्टॉक मार्केट में हैं तो इसमें चीज़ हिसाब से सही नहीं हुआ। सर, ओए आराम से, ठीक है। सर, कुछ कहेंगे आप इस? चलिए, ठीक है। तो सर, जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी 2-3 मुद्दों पे और बात करते हैं। सबसे पहले आपने बताया कि विपक्ष को कैसे सवाल उठाने चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए। उसी के ऊपर विपक्ष लगातार नीट के ऊपर मुद्दा उठा रही है। विपक्ष लगातार ये कह रही कि मणिपुर है, या फिर ओडिशा है, या फिर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, इन सब को लेके मोदी जी कुछ नहीं किए इस बजट में, या निर्मला सीतारमण का कोई इस बार इस पे टिप्पणी तक नहीं था, इस पे कोई बात भी नहीं किया गया। लेकिन 2 राज्य जैसे कि बिहार के ऊपर बात करें तो बिहार को एक दिन पहले ये कहा गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, और दूसरे ही दिन 59,500 करोड़ का पैकेज दिया जाता है। इसको लेके क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिला है, इसको लेके क्या कहेंगे? पहले बिहार के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि
हमारे भाई जो लोग भी बजट के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं पहले बजट को पूरा पढ़ ले। उत्तराखंड और सिक्किम को भी पैसा दिया गया है, और ये जो डिमांड थी बिहार की, गया में जो काशी, जो गया में जो मंदिर है वो उसको काशी के आधार पर बढ़ाने का प्रधानमंत्री का विचार इन प्रधानमंत्री का नहीं है। 1999 में जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि गया को भगवान बुद्ध की स्थल है, जो शांति का प्रतीक है, इसमें पार्किंग बनाए और इसमें जो लोगों को घूम के आना पड़ता है तो उसमें एडजॉइनिंग कट बनाना जाने जाए। किसकी वजह से? लालू प्रसाद की। और 1988 में बिंदेश्वरी दुबे ने भी यही बात कही। प्रधानमंत्री ने इन्हीं की ही बात को माना है। उन्होंने कॉरिडोर बनाए मेजर, वहीं गया में, बुद्ध गया में मेजर कॉरिडोर और माइनर कॉरिडोर। तो मैं प्रधानमंत्री कहूँगा कि जो मेजर बुद्ध गया में जो लोग बुद्ध के दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए जो माइनर कॉरिडोर है उसमें मेजर में भी जाने का रास्ता बना दिए और मेजर से माइनर में भी आने का रास्ता दिए, ताकि एक्सप्रेसवे के लिए हाँ, जहाँ जाएं वहाँ चले जाएं। और बाकायदा आप पेन से, आप जिस तरीके से आपने अयोध्या का आपने नक्शा बनाया, आपने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का नक्शा बनाया कि पार्किंग जो है इनकमिंग अलग हो, आउटगोइंग अलग हो और लोगों को कंसेशनल रेट पर खाना मिले, ये आपने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे किया। आप जब अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने गए, मैं भी गया, करीब 15-20 किलोमीटर फैज़ाबाद से इस तरफ जंगल में जाके वहाँ अयोध्या में राम लला का मंदिर है, वहाँ पुलिस ही पुलिस है, संत ही संत थे। मैंने वहाँ राम लला के दर्शन करे। मैंने कहा कि अब का ये जो बजट जो है ये वास्तव में देश को राम से जोड़ेगा, बाबर से नहीं जोड़ेगा। अभी इसी के ऊपर ये सवाल बनता है सर, किस वजह से आपने कहा 60,000 60,000 करोड़, मतलब 59,000 करोड़ जो मिला है वो कहीं ना कहीं पहले के मुख्यमंत्री का ही सपना है जो कि अब पूरा हो रहा है। दूसरी बात ये कि अभी एक्सप्रेसवे के लिए और बाढ़ को रोकने के लिए, बाढ़ से पीड़ित जो हर साल बाढ़ आते हैं बिहार में, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए पूरी तरह से ऑल ओवर तो विकास को बहुत ज़्यादा नज़र रखा गया और विकास को ही मेन पॉइंट में रखा गया, उसी को ध्यान में रखते हुए इतने सारे बजट पास किए गए। लेकिन वहाँ भी जो देश के लोग, खास करके जो मिडिल क्लास है या फिर जो लोअर क्लास के लोग हैं, वो महंगाई के मार से जूझ रहे हैं। क्या उसको लेके कुछ कम किया गया, महंगाई को लेके कुछ किया गया इस बजट में? देखिए, देश के अंदर प्राइमरी डिफिसिट है, फिस्कल डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट है। भारत का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्चा, और रेवेन्यू कम है जी। इन हालात में कोई भी अच्छे से अच्छा प्रधानमंत्री आ जाए, अच्छे से अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर आ जाए, अच्छे से अच्छा इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री आ जाए, वो देश में महंगाई को कम नहीं कर सकता। ये ज़रूर है कि अगर हम एक राष्ट्रीय कृषि नीति ले आएं, एक राष्ट्रीय उद्योग नीति ले आएं, तो हमें ये फ़ायदा होगा। वन नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी, वन नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिस तरह से गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी में हमें सफलता मिली, इस तरीके से हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाकर कॉस्ट वैल्यू डिक्रीज करके और भारत में जो बढ़ते दाम हैं इनको कुछ कम रोक सकते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के देशों से तेज हो रहा है और अभी ग्रुप 20 G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को पटक दिया। ये पहली बार हुआ है कि अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में चित होके गया है, तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ, यूनाइटेड नेशन में 193 देश हैं, उन 193 देशों में से 184 देशों ने वोट किसको दिया? भारत को दिया। मोदी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। अब भारत को यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट मिलना चाहिए,
सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर के साथ। सर बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसा कि आपने बताया कि मतलब अभी तक इंडिया किस तरह से पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है, नाम कर रहा है, और अभी मोदी जी की वजह से जिस तरह से आपने बताया कि इतने सारे देश उनके साथ है, खास करके यूएसए के साथ है। मैडम यही दुनिया नहीं, अगर आप स्पेस इकोनॉमी में देखें तो स्पेस इकोनॉमी में भारत नंबर 1 है, और चंद्रयान पर सबसे ऊंचा भारत जिस देश का झंडा लहरा रहा है, अमेरिका से भी ऊंचा वो देश इस वक्त भारत है। ये नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में भारत ने इतनी सफलता मिली है। तो मैं चाहूँगा जो हमारी जो सोलर एनर्जी है, इसकी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल और सारे मुख्यमंत्री बैठक करके हमारी हाई पावर सोलर एनर्जी को लो पावर सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें, ताकि वो मोबाइल, बाइक, कार और टीवी और इसके साथ साथ प्लेन, एरोप्लेन, सी प्लेन, रेलवे, पोर्ट, हाउसिंग, हाईवे, प्लेन, एरोप्लेन, सी प्लेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्जिकल स्ट्राइक, सब में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करा जाए। सोलर एनर्जी दिन में स्टोर हो जाए और रात में काम आए। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री जी मेरे इस विचारों का ख्याल रखेंगे। और ये जो आपका चैनल है, इसको मैं मीडिया वाली मैडम अंजलि जी आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप जो राष्ट्र के प्रति इतनी जागरूक हैं और जटिल से जटिल मुद्दों को पर जो है कवरेज करती हैं। मुझे आशा है कि ये आपकी बात जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचेगी, आपका चैनल पहुंचेगा। मैं खुद भी प्रधानमंत्री की जो सेक्शन ऑफिसर हैं शिखा शर्मा जी, उन तक आपकी ये बात आपका जो है ये पहुंचाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि प्रधानमंत्री नीति आयोग की नवी बॉडी काउंसिल की मीटिंग तुरंत बुलाकर इस देश को, इस बजट को तुरंत लागू करें और 14 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का समर्थन ले लें। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि अभी सर ने बताया, एक एक करके सारा पॉइंट बताया, उसमें से अभी हमारी जितने भी जनता है वो भी समझ रहे हैं इस बात को कि कहाँ तक आपकी बातें सही है और कहाँ पे शायद हो सकता है कि कुछ और चीज़ें जुड़ सकती है। लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हमने तमाम लोगों से भी बात की बीच में उठ के कि उनका क्या राय है बजट को लेके, क्या उन्हें उनकी चीज़ें मिली है इस बजट में जो उनके हित में हो। हमने उनसे बात की। अब मैडम आप बात करना चाहेंगी बजट को लेके कि बजट में क्या आया है? अगर बोलेंगे बजट में मतलब कुछ आपके लिए अच्छा मिला है? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई कि गरीब बंदा एक टाइम की रोटी भी खानी आज की डेट में बहुत मुश्किल हो गई है जी। ऐसे ही तमाम से लोग हैं जो कि अपनी छोटी छोटी बात रखते हैं। और ठीक है, एक पक्ष के लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा देश दुनिया भर में भले ही नाम कमा ले, लेकिन देश के अंदर अगर लोग खुश नहीं हैं तो देश के डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन वही एक पक्ष ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बजना देश का वही सबसे बड़ी बात है। देश के लोग तो बाद में भी खुश हो लेंगे, पर दुनिया भर में देश का खौफ और डर होना ज़रूरी है। खैर, आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।